कहानी की शुरुआत में हम एक रिटायर्ड फौजी जेम्स राइट को देखते हैं, जो इस वक्त जापान के एक मार्शल आर्ट स्कूल में अचानक से घुस गया। उसका मकसद है अपने पुराने दुश्मन को ढूंढना, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ बिगड़ रहा था। जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो इस वक्त के स्कूल के मास्टर का बाप है। इस मार्शल आर्ट स्कूल का मास्टर एक इज्जतदार आदमी है जो अपने परिवार की शान में कुछ नहीं सुन सकता। अपने बाप की बेइज्जती सुनकर उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि इस अमेरिकन को तुरंत मार डालो, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। जेम्स कोई मामूली सा फौजी नहीं है, वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर है। उसने बिजली की रफ्तार से सबको एक एक करके ढेर करना शुरू कर दिया। सेंसे समझ गया कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है। उसने अपने आदमियों को रोका और पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसका जवाब मिलने से पहले कहानी पीछे चली गई। साल 1942 में जापानी फौज इस वक्त एक कैंप बना रही थी जिसे मार्च ऑफ डेथ कहा जाता था। पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा करने का ये एक हिस्सा था। इस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जेम्स इस वक्त अपने मरे हुए दोस्त के पास बैठा था, जिसका शरीर उसने खुद ही दफनाया था। अगली सुबह जापानी फौजी जंगल में दुश्मनों को ढूंढने लगे। जेम्स ने उनके पास ही छुपकर एक पत्थर फेंका उनका ध्यान भटकाने के लिए, और फिर अचानक से हमला कर दिया। एक फौजी को मार दिया और एक माइन उड़ा दी। कुछ पलों के लिए उसे लगा कि वो जीत रहा है, पर जंगल में जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी फौज है। वो भागता हुआ पेड़ों के बीच से निकला, पर जल्दी ही पकड़ा गया। कमांडर ने कहा कि इसे मारो मत, जिंदा पकड़ो, इसे कैंप ले चलो। गेट से घुसते ही सबका ध्यान उस पर चला गया। कर्नल तुरंत समझ गया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये ब्रिटिश एयरफोर्स का कमांडर रह चुका है। कैंप में बंद फौजियों के अंदर एक बड़े अफसर को देखकर हौसला ना आ जाए, इसलिए कर्नल ने कहा कि इसे चुपके से मार दो। पहले तो लगा कि जेम्स हार मान गया, पर जैसे ही तलवार चली वो बच गया। अपनी जबरदस्त लड़ने की तकनीक से उसने 3 गार्ड्स को मार दिया और फिर जंगल की तरफ भाग गया। जल्द ही उसे एक क्रैश हुए प्लेन का कबाड़ मिला, लेकिन वो वहाँ भी ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। वो वहां से भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर छुपे हुए जाल में पड़ गया। उसे दोबारा पकड़कर फौजी उसे वापस कैंप में ले आए। कर्नल ने उसका डॉग टैग खींच लिया और उसकी कमर के नीचे एक मेडल मिला, जो कि युद्ध के दौरान जबरदस्त बहादुरी के लिए मिलता है। कर्नल ये देखकर इम्प्रेस हो गया और कहा कि इसे अभी मत मारो, इसे बिल्डिंग के नीचे वाली जगह में ले जाओ और आराम करने दो। पर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगली सुबह वो उसे एक और लड़ाई में भेजने वाले थे जिसमें उसका मरना पक्का है। रात में एक गार्ड ने कहा कि इसे सोते हुए ही मार देते हैं, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। वो चाहता था कि ये पूरा कैंप देखे कि उसका हुक्म ना मानने का अंजाम क्या होता है। जेम्स एक छोटे से सेल के अंदर बंद था, जहां उसे कुछ और बंदी मिले। उनमें ज्यादातर अमेरिकन्स थे। उनमें से एक ने अपना नाम गैब्रियल बताया। उन्होंने पूछा कि ब्रिटिश आर्मी यहाँ आएगी हमें बचाने, लेकिन जेम्स इस पर चुप रहा। उन्होंने सुना था कि पहले यहाँ पर वियतनामी कैदी भी थे, लेकिन आर्मी के वहाँ पहुँचने से पहले सबको मार दिया गया। जेम्स ने याद किया कि जब उनका स्क्वाड वहां पहुंचा तो उनका जहाज दुश्मन की भारी गोलीबारी की वजह से क्रैश हो गया, लेकिन इस सब में वो बच गया। कुछ देर बाद जेम्स ने बताया कि इस एरिया में तैनात सारे पायलट मारे जा चुके हैं, मतलब अब कोई रेस्क्यू नहीं हो सकता। इस जापानी जेल के अंदर रूल बहुत सख्त हैं। फिर भी उसने सोच लिया कि यूं हार तो नहीं मानूंगा। उसने फैसला लिया कि वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, पर बाकी कैदियों ने कहा कि सोचना भी मत, सब बेकार है। ये कैंप एक आइलैंड पर बना हुआ है, हर तरफ वॉच टावर और पहरा देने वाले लोग हैं। जो भी कभी यहाँ से भागता है वो पकड़ा जाता है। ये कैंप सबसे मजबूत और खतरनाक कैदियों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। हम सबसे मजदूरी करवाई जाती है ताकि इस कैंप की दीवारों को और मजबूत बनाया जाए। थोड़ा ऊपर एक और कैंप है जिसका नाम है मार्च ऑफ डेथ। वहाँ से तो आज तक कोई वापस ही नहीं आया। किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या होता है। अगली सुबह कंपाउंड में चीखों की आवाज से शुरू हुई। सभी सैनिक लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे। हवा में उनके जूतों की आवाजें और डिसिप्लिन की सख्ती महसूस हो रही थी। वहीं सजा देने का टाइम भी आ गया था। सिपाहियों ने जेम्स के हाथ बांधे और उसे मैदान के बीच में ले गए, लेकिन सबके सामने पहुंचने से पहले कमांडर ने रस्सियां काटने का ऑर्डर दिया और उसे वहां से हटा दिया। दरअसल कमांडर जेम्स को किसी बड़ी चीज के लिए बचा रहा था। असली तमाशा तो अभी बाकी है। 2 कैदियों को सजा मिलने वाली है क्योंकि उन्होंने राशन में से खाना चुराकर अपने बेड के नीचे छुपा दिया था। उनकी सजा मौत तो नहीं थी, लेकिन कैंप के सबसे खतरनाक फाइटर के साथ उन्हें मुकाबला करना होगा। कैंप का सबसे जबरदस्त फाइटर बहुत डरावना लग रहा था। उसका शरीर किसी मशीन जैसा था। उसके मुक्के इतने तेज और ताकतवर लग रहे थे कि सबसे ताकतवर कैदी भी डरकर पीछे हट जाते। यह नजारा सबके दिलों में खौफ भरने के लिए था कि जापानी फौज से चोरी करने का क्या हश्र होता है।
मैच के बाद सब लोग अब जेम्स की मौत का इंतजार कर रहे थे। ऐसे खतरनाक खिलाड़ी के सामने जेम्स के बचने का कोई चांस नहीं लग रहा था किसी को। लेकिन कुछ ही सेकंडों में जेम्स ने उस बड़े और खतरनाक फाइटर को सिर्फ 2 हमले करके गिरा दिया। कर्नल कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप अपने टेंट में चला गया। टेंट में उससे एक सिपाही बात करने लगा कि सर जेम्स को जिंदा नहीं रखना चाहिए, ऐसे आदमी को तो अपनी आखिरी सांस तक टॉर्चर करना चाहिए। लेकिन कर्नल कुछ अलग सोच रहा था। उसकी आंखों में दुश्मन की ताकत के लिए थोड़ी इज्जत तो थी, लेकिन उसने वादा किया कि जेम्स का समय भी जल्द ही आएगा। बाद में जेम्स की मुलाकात कैप्टन कॉलिंस से हुई। कॉलिंस उसका लड़ने का तरीका देखकर हैरान हो गया। जब सब जश्न मनाने के लिए ड्रिंक्स लेने लगे तो दाढ़ी वाला कैदी अपनी बनाई हुई शराब लाया, जो इतनी तेज थी कि गले को आग की तरह जला रही थी। लेकिन मूड हल्का होने से पहले ही जापानी फौजी वहां आ गए। उन्होंने जेम्स को कर्नल के टेंट में बुलाया। टेंट के अंदर एक जवान नर्स सामान रख रही थी। जेम्स और नर्स ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर महसूस जरूर किया। फिर कर्नल ने कहा कि मैंने तुम्हें तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। उसने जेम्स के फाइटिंग स्टाइल को पहचान लिया था। यह लड़ने का ऐसा तरीका है जिसे कभी जापान में बैन कर दिया था। फिर बात घूमकर जेम्स के मेडल पर आ गई। ये मेडल जेम्स का नहीं था, बल्कि उसके बाप का है। कर्नल ने बताया कि मेरे पिता भी फौज में ही थे। फिर उसने अपने मरे हुए ऑफिसर की तलवार निकाली और जेम्स के गाल पर एक हल्का सा कट लगा दिया, और फिर गार्ड्स को कहा कि इसे ले जाओ। यह सीधी सीधी बात थी कि जेम्स अब कल मरेगा। अगली सुबह कर्नल एक और फाइट अरेंज कर रहा था। उसे पता था कि जेम्स का लड़ने का तरीका एक आदमी के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे दुश्मनों के सामने काम नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपनी टीम के सबसे ताकतवर फौजियों को उससे लड़वाया। लेकिन जेम्स तूफान की तरह हिला। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने तीनों को गिरा दिया। वो चाहता तो अपने आखिरी वार से उन्हें खत्म भी कर सकता था, लेकिन जेम्स रुक गया। उसने उन्हें मारा नहीं। कर्नल फिर से बिना कुछ बोले टेंट में चला गया। बाद में जब जेम्स के साथ ही उन जापानी फौजियों का मजाक उड़ा रहे थे, तो जेम्स ने कहा कि वो फौजी कोई डरपोक नहीं थे, वो बस अपने कमांडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। कुछ देर बाद कैंप में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। कर्नल ने तीनों हारे हुए फाइटर्स को मरवा दिया था। वो सबको दिखाना चाहता था कि यहाँ दया की कोई जगह नहीं है। गैब्रियल और कॉलिंस के घाव बढ़ रहे थे। जल्दी ही उन्हें उस कैंप में भेजा जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। समय कम था तो जेम्स ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने वॉच टावर के ऊपर रेडियो देखा था। अगर वो रेडियो तक पहुंच गया तो वो किनारे से ब्रिटिश फोर्सेस को सिग्नल दे सकता है। उस सिग्नल के मिलते ही ब्रिटिश फौज उन्हें बचाने जरूर आएगी। तो प्लान बनाया गया कि अगली काम की शिफ्ट में कैदी शोर शराबा मचाएंगे। चीख पुकार होने लगी। सभी गार्ड दौड़कर वहां आए। टावर वाला सिपाही भी नीचे उतर आया। जेम्स टावर की तरफ दौड़ा और ऊपर चढ़ गया। उसने रेडियो तोड़कर निकाल लिया और सैंड बैग्स के पीछे छुप गया। जैसे ही वो निकलने लगा तो नर्स ने उसे देख लिया। कुछ देर बाद एक सिपाही नर्स के ऊपर डोरे डालने लगा, जिस पर नर्स ने उसे मना किया कि मैं ये सब नहीं चाहती। जिसके बाद उसने नर्स को जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी नर्स ने जेम्स के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने सोने की जगह पर वापस आकर जेम्स ने रेडियो छुपा दिया। सबने फैसला किया कि अभी सिग्नल नहीं भेजना, सिर्फ सुनना है। शायद उन्हें ब्रिटिश या अमेरिकन सिग्नल मिल जाए। लेकिन अगली सुबह खतरा उनके दरवाजे पर पहुंच गया। कर्नल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वो पता लगाना चाहता था कि किसने भागने की कोशिश की है। जेम्स ने कैदी को बेहद घबराता हुआ देखा और रात को बड़े प्यार से उससे बात की। उस कैदी ने बताया कि बॉर्डर के बिल्कुल कोने पे एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे मैंने एक खुफिया होल बना रखा है। मैं धीरे धीरे उसे बड़ा कर रहा था ताकि निकल जाऊं यहाँ से। अब तो जेम्स ने भागने का फैसला कर लिया। रात को उसने अपना बेड ऐसे बना दिया कि कोई मुंह ढक के सो रहा है और चुपचाप निकल गया वहाँ से। दाढ़ी वाले उस फौजी ने भी उसकी मदद की। कई महीनों बाद उसने कैंप की दहलीज के बाहर कदम रखा। उसी वक्त एक गार्ड इंस्पेक्शन करने आया और देखा कि जेम्स गायब है। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में देखकर वो कुछ नहीं बोला और चला गया। जंगल से होते हुए जेम्स किनारे तक पहुंच गया। अब रेडियो के अंदर उसे अचानक से अमेरिकन सेना का खुफिया कोड सुनाई दिया, मतलब कि अमेरिकन फौज आसपास ही है, शायद हमला करने की तैयारी में। वहीं उसे वो क्रैश हुआ प्लेन भी मिल गया जो उसने पहले देखा था। प्लेन के पास एक मेटल हुक भी पड़ा था, जिसे देखकर जेम्स के दिमाग में एक नया आइडिया आया।
फिर जेम्स चुपके से उसी जगह से होते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह जेम्स ने अपने सभी साथियों को बुलाया और बताया कि उसने क्या देखा। रेडियो पर जो आवाजें आई थी वो नवाजो भाषा में थी, जिसे सिर्फ अमेरिकन फौज इस्तेमाल करती है। इसका मतलब कि अमेरिकी फौजी पास ही हैं। जेम्स ने उन्हें एक और चीज बताई, जंगल में उसे एक ग्लाइडर जैसा साफ सुथरा हवाई जहाज मिला है। अगर वो किसी गुजरते हुए प्लेन से ग्लाइडर को जोड़ पाएं तो वो हवा में उड़कर उन्हें सुरक्षित ले जा सकता है। ये प्लान पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन उनके पास खोने को क्या ही था। उन्हें ये छोटी सी उम्मीद भी मंजूर थी। सब लोग खतरा होने के बावजूद मदद करने के लिए तैयार हो गए, पर उनकी उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सिपाही आ गए और जेम्स को कर्नल के सामने ले जाया गया। कर्नल ने खुद भी नवाजो लैंग्वेज को सुन लिया था और वो चाहता था कि जेम्स उनके लिए इसे ट्रांसलेट करे, पर जेम्स ने बताया कि ये अमेरिकन फौज इस्तेमाल करती है, मैं ब्रिटेन से हूँ और अगर पता होता भी तो मैं अपने साथियों को धोखा नहीं देता। इस बात से कर्नल गुस्सा हो गया। उसने सिपाहियों से कहा कि जेम्स को बांध कर पीटते रहो जब तक वो घुटनों पर न गिर जाए। हर एक डंडा जोर से लगना चाहिए। अब टेंट में दर्द की आवाजें गूंजने लगी। जब जेम्स गिर गया तो गार्ड्स उसकी रस्सी काट कर उसे मुक्कों से मारने ही वाले थे कि तभी जेम्स ने अपना असली प्लान शुरू कर दिया। उसने अपनी बची हुई ताकत से एक गार्ड को मारकर नीचे गिरा दिया, बिल्कुल कर्नल के सामने। कर्नल ईटो के सिपाही कैसे एक अकेले आदमी के सामने हार गए, ये कर्नल को बहुत बड़ी बेइज्जती लगी। गुस्से में आकर वो कैंप के बीच में गया और कुछ वर्कर्स को वहीं मार दिया। उसने कहा कि अब बाकी लोग मौत से भी बुरी जिंदगी जिएंगे। इतना दर्द सहने से जेम्स बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो दवा खाने में पड़ा था। कर्नल ने ऑर्डर दिए थे कि उसे जिंदा रखो। उसके जख्मों का इलाज वही जवान नर्स कर रही थी, जिसका नाम है टेरेसा। वो 3 महीने से कैंप में काम कर रही थी, खुद भी बाकी कैदियों की तरह फंसी हुई थी। जेम्स उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक सिपाही वहां आ गया और दोनों को अलग कर दिया। रात को जेम्स बेड पर अकेला पड़ा रहा। अचानक गोलियां चलने की आवाजें आई। उसने आंखें खोली तो एक चाकू उसके मुंह के पास चमक रहा था। कर्नल ईटो एक और आदमी को सबके सामने मार रहा था, सबको और डराने के लिए। ये एक बेहद दर्दनाक मंजर था, पर इस दौरान जेम्स को समझ आ गया कि कर्नल का असली इरादा क्या है। ईटो जेम्स को चुपके से मारना नहीं चाहता। हर एक मुकाबला, हर एक लड़ाई एक मौका है ताकि वो जेम्स को एक बराबरी की लड़ाई में मारे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके टीचर ने उसे सिखाया था। जेम्स थोड़ा थका हुआ था, पर उसके हौसले बुलंद थे। उसने कहा कि अगर ये तुम्हारे बेस्ट फाइटर थे तो मैं पक्का घर वापस जिंदा ही जाऊंगा। कर्नल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने वार्निंग दी कि अगर जापान हारा तो कैंप का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के पास लौट आया। उसके दोस्तों ने बताया कि सुबह अमेरिकन प्लेन्स आए थे। उन्होंने हजारों पर्चे गिराए हैं। इन पर्चों के अंदर जापानी फौजियों को वार्निंग थी कि अमेरिकन आर्मी उनकी हर चाल को देख रही है और कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है वो भी देखा जा रहा है। जैसे ही लड़ाई खत्म होगी तो इंसाफ किया जाएगा। लेकिन जेम्स को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया कि ईटो कभी सरेंडर नहीं करेगा। अगर जापान हार भी गया तो वो यहाँ मौजूद सबको मार देगा। सभी चुपचाप सुनते हुए सोच रहे थे कि कहीं वक्त ऐसे ही ना निकल जाए। रात के वक्त गैब्रियल जंगल में ग्लाइडर चेक करने गया। वापस आते हुए उसकी मुलाकात जेम्स से हो गई। उनके कमरे तक जाने वाला सीधा रास्ता बंद कर दिया गया था, तो वो दोनों छुपकर साइड से जाने लगे। लेकिन एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। उसके साथ लड़ाई में उन्हें गार्ड को मारना पड़ा, वरना वो पकड़े जाते। आवाज सुनकर एक और अफसर आया। जेम्स ने उस आदमी को मारने की बजाय उसे छोड़ दिया। उस अफसर ने दोनों को चुपके से उनके कमरे तक वापस भेज दिया, लेकिन फिर जाकर गार्ड्स को बता दिया कि एक गार्ड का मर्डर हुआ है। ये सुनते ही सभी फौजी कैदियों के कमरे में घुस गए। कैंप में खामोशी फैल गई। कर्नल ने सुबह तक फैसला किया कि असल कातिल को खोजना ही पड़ेगा। अपने साथियों को बचाने के लिए जेम्स ने आगे आकर कहा कि मैंने मारा उसे। कर्नल ने इस बात का सबूत मांगा। उसने जेम्स से कहा कि तुम अपनी तकनीक को एक कैदी के ऊपर इस्तेमाल करो। लेकिन जब उस कैदी ने कहा कि मैं ये नौटंकी नहीं करने वाला, तो गार्ड्स ने सीधा उसके सर में गोली मार दी। फिर कैप्टन कॉलिंस को गार्ड के साथ मुकाबला करने के लिए भेजा गया। उसने भी सबको हरा दिया। सभी कैदियों को जानवरों की तरह उनके कमरे की तरफ धकेल दिया गया। जेम्स फिर से कर्नल के सामने खड़ा था। जेम्स ने उसे डरपोक बुलाया और कहा कि मुझसे मुकाबला कर अगर हिम्मत है तो। कर्नल ने अपने सर से मारकर जेम्स को चोट पहुंचाई और उसे बाहर फेंकवा दिया। उसी रात जेम्स और गैब्रियल सच में भाग गए। जंगल से होते हुए वो किनारे की तरफ निकल पड़े ताकि अमेरिकी फौज से कांटेक्ट कर सकें।
वो मिलकर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे ताकि जापानी फौजियों को समझ में न आए। उनका प्लान बहुत सीधा था, एक सिग्नल भेजने के लिए रॉकेट चुराओ, उसे हवा में फायर करो ताकि प्लेन को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। प्लेन से ग्लाइडर को जोड़ दिया जाए और ग्लाइडर के जरिए वो लोग आइलैंड से उड़ जाएं। यही था इकलौता तरीका वहां से बचकर निकलने का। जब वो कैंप में अपने कमरे में वापस आए तो सब कुछ सूना सूना सा था। कमरा एकदम खाली था और लाइटें बंद। अचानक फौजियों ने अंदर घुसकर उन्हें भी बेहोश कर दिया। वो तब होश में आए जब एयरप्लेन्स ऊपर से गरज रहे थे। कैंप की नर्सों को आसमान की तरफ देखकर लगा कि शायद अमेरिकन सब आ गए हैं हमें बचाने के लिए। कुछ ही पल बाद पूरे कैंप में हंगामा शुरू हो गया। कैदियों को बांध दिया गया और पूरे टापू पर धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। अमेरिकी फौज ने हमला कर दिया था। इस जगह से अब कर्नल ईटो का कंट्रोल चला गया था। गुस्से में आकर उसने सामने दिखने वाले हर एक इंसान को मारना शुरू कर दिया, चाहे वो सिपाही हो या कैदी। गोलीबारी के बीच जेम्स समझ गया कि उन्हें रेडियो तक पहुंचना होगा और अमेरिकी सिपाहियों से दोबारा बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो रेडियो तक पहुंचे वो पूरा टूट चुका था। अब उनकी अकेली उम्मीद थी टावर पर लगा हुआ ट्रांसमीटर। इस मौके पर नर्सेज ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने गार्ड का ध्यान भटकाया, उनको पास बुलाया और फिर मार दिया। अब रास्ता साफ था। टावर के ऊपर गैब्रियल ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा। नीचे पूरे कैंप में पागलपन सा छा गया था। जापानी फौजी भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर गोली चलाने लगे। जेम्स ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने भी एक राइफल पकड़ ली और गोली चलाने लगा। इससे कुछ गार्ड्स मर गए और बाकी कैदियों को भी हिम्मत मिल गई। धीरे धीरे कैंप में बहुत बड़ी बगावत हुई। कैदियों को जो मिला वो उससे लड़ने लगे। लड़ाई के बीच में कैप्टन कॉलिंस एक ऐसे अफसर के आगे आ गया जो शुरू से उसे परेशान करता था। लड़ाई बहुत तेज हो गई पर ज्यादा देर नहीं चली। कॉलिंस जीत ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे गोली मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। अपने दोस्त को यूं गिरते हुए देखकर जेम्स और गुस्से में आ गया। वो सीधा कर्नल के टेंट में घुस गया जहां कर्नल ईटो तलवार लेकर खड़ा था। दोनों के बीच अब एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। आखिर में ईटो गिर पड़ा और जेम्स खड़ा रहा, बहुत थका हुआ, खून से भरा शरीर लिए, लेकिन अब वो जीत चुका था। गैब्रियल जेम्स को खींचकर बाहर ले गया। जहाज ऊपर घूम रहे थे और वक्त बहुत कम। वो दोनों वहां से भागने लगे। एक फौजी ने राइफल उठाई उन दोनों को पीछे से गोली मारने के लिए, लेकिन कर्नल ईटो ने उस फौजी की बंदूक को अपनी तलवार से हटा दिया। उसने उन दोनों को जाने दिया। ये जीतने वाले की तरफ इज्जत दिखाने का उसका तरीका था। जेम्स और गैब्रियल जंगल से भागते हुए ग्लाइडर तक पहुंच गए। ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी प्लेन्स ने अपना आखिरी हमला शुरू कर दिया। इतने में जापानी फौजी पेड़ों के बीच से निकले हमला करने के लिए, लेकिन प्लेन्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सारे जापानी फौजी वहीं मारे गए। अच्छे बुरे सभी खत्म हो गए। इस धुएं और लड़ाई के बीच में जेम्स ने टो करने वाली केबल उठाई और ग्लाइडर पर लगा दी। एक अमेरिकी जहाज पास से निकला और केबल पकड़ ली, जिसके बाद ग्लाइडर हवा में उड़ गया। आइलैंड धीरे धीरे नीचे छोटा होता गया। दोनों ने एक कसम खाई कि एक दिन वापस आएंगे और बाकी लोगों को भी बचाकर ले जाएंगे यहाँ से। सालों बाद यही कसम जेम्स को जापान के उस छोटे मार्शल आर्ट स्कूल तक ले आई थी। वो उस आदमी को ढूंढने आया था जिसने कर्नल ईटो को सिखाया था। वहाँ के नए मास्टर ने अपने स्टूडेंट्स को भेज दिया और जेम्स की बात ध्यान से सुनने लगा। मास्टर ने बताया कि मेरे पिता और पुराने गुरु 1 साल पहले मर गए। मरने से पहले उन्होंने बताया था कि एक दिन एक फिरंगी आएगा, एक आदमी जो उस तकनीक से लड़ता है जिसे सालों पहले बैन कर दिया गया था। मास्टर ने जेम्स से कहा कि तुम अपनी तकनीक दिखाओ। जेम्स थोड़ा शांत हुआ और कुछ घातक मूव्स दिखाए, लेकिन वार नहीं किया। मास्टर समझ गया कि यही वो इंसान है जिसकी बात की गई थी। फिर उसने एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला। उसके अंदर जेम्स के पिता का वो मेडल और एक डॉग टैग था। 2 ऐसे योद्धा जो शायद किसी और समय में एक दूसरे के दुश्मन होते, लेकिन अब शांति में एक साथ खड़े हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।